हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो किस तरह से अमेरिका को आज़ादी मिली, इस बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग ये पढ़े कि अमेरिका किस तरह आज़ाद हुआ, हम लोग को पहले ये पढ़ना चाहिए कि अमेरिका किस तरह कॉलोनाइज्ड हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका जो है वो कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड था। तो ये जो अमेरिका था, पहली बार इसको 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नामक व्यक्ति ने खोज किया था। उसके बाद एक इटालियन नेविगेटर अमेरिगो वेस्पुक्सी अमेरिका पहुंचा। तो ये जो अमेरिका था ये एक न्यू जगह था और यहाँ पर के जो लोग थे इनको रेड इंडियंस कहा गया। तो इन्हें रेड इंडियंस इसीलिए कहा गया क्योंकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस निकला तो उसको ऐसा लगा कि वो इंडिया पहुंच गया, पर एक्चुअलिटी में वो अमेरिका का खोज कर दिया। इसीलिए यहाँ के लोगों को इंडियंस से अलग करने के लिए इनको रेड इंडियंस कहा गया और इनका रंग भी कुछ काला टाइप था। ये अमेरिका जो है, यहाँ पर बहुत सारे देशों से लोग आकर के यहाँ पे जमा होने लगे। मेनली सबसे ज़्यादा जो पीपल आए वो इंग्लैंड से थे। तो ये जो अमेरिका है, यहाँ पर कॉलोनाइजेशन करने के लिए पोर्तुगल, स्पेन और इंग्लैंड ये तीनों आपस में लड़ाई करने लगे। तो स्पेन जो है, स्पेन मैक्सिको और फ्लोरिडा में अपना कॉलोनी बनाया, जबकि फ्रांस कनाडा, ऊपर कनाडा है, के साथ ही लुसियाना, नोवोस्कोटो, क्यूबेक ये सब जगह पे अपना कॉलोनी बनाया। इंग्लैंड colonized the central part of America, particularly east coast of Atlantic Ocean, forming 13 colonies। तो इंग्लैंड जो है ये अमेरिका का जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे कॉलोनी बनाया और यहाँ पर 13 कॉलोनीज जो है इंग्लैंड बनाया। इन 7-year war between 1956 and 1963, France was defeated and forced to surrender all its colonies except Louisiana। तो यहाँ पर एक और कंट्री था जो उसका नाम था फ्रांस। तो ये फ्रांस भी कॉलोनी बनाने में था और 1756 से 1763 इन 7 years के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और फाइनली फ्रांस हारा और इंग्लैंड का कब्जा अमेरिका पे हो गया। एग्जैक्टली आफ्टर 20 years इंग्लैंड वाज मेड टू वेकेट अमेरिका बाय नेटिव अमेरिकन्स और उसके 20 साल बाद अमेरिका को आज़ादी मिला। तो ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है ये बेसिकली 1763 से 1783 तक जो भी इवेंट्स है उसको कहा जाता है। सबसे पहले तो 1756 से 1763 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुआ। उसके बाद जब इंग्लैंड जीता तो 1763 से 83 तक अमेरिका खुद अपना आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। सो व्हाट वाज द रीजंस फॉर रिवोल्ट? तो हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। तो ये जो रिवोल्ट था इसका क्या कारण था? पहला, Americans were the people who had come up of age and revolution was quite nurtured from the sun। तो जो अमेरिकन पीपल हैं वो एक्चुअलिटी में इंग्लैंड से आए थे
और जो इंग्लैंड के लोग थे वो लोग पहले से ही उनको आइडिया था डेमोक्रेसी के बारे में। वो उनके जो फोर फादर्स थे वो पहले ही मैग्ना कार्टा, बिल्स ऑफ राइट, पिटीशन ऑफ राइट्स, ये सब चीज़ बना चुके थे। और ये 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी है जिसको माना जाता है इंग्लैंड में 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी: मैग्ना कार्टा, बिल्स ऑफ राइट एंड पिटीशन ऑफ राइट। तो ये जो अमेरिकन्स थे वो एक्चुअलिटी में इंग्लैंड से आए हुए लोग थे, और इंग्लैंड के जो लोग थे वो पहले से ही डेमोक्रेटिक आइडियाज से जानते थे। तो दूसरा वजह जो था, इंग्लैंड से गवर्नर आता था जो कि सिर्फ नॉमिनल है, सुपरवाइजर था, इसके पास कोई पावर नहीं था। जो एक्चुअल पावर था, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, वो वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव चला रहे थे। इसका मतलब जो रियल पावर था वो इन द हैंड्स ऑफ पीपल था। और तीसरा वजह है यूनिवर्सिटीज़ का ओपन होना। अमेरिका जो था वहाँ पर बहुत सारे एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज, स्कूल, ये सब खोजा गया था। उनमें से एक जगह था पिट्सबर्ग, बॉस्टन। ये जगह फेमस था लर्निंग के लिए उस समय पे अमेरिका में। और उस समय पे जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास का उत्पन्न हुआ। और हम लोग जानते हैं ये जो मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास ही हर जगह पे रिवॉल्यूशन कराते हैं। साथ ही में उस समय पे हम लोग को बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि अमेरिका के फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन कहा जाता है, वो उस समय थे। और साथ ही में एडम्स ब्रदर जो है उनको बोस्टन ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण मतलब आप जानते हैं जो कि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हो, तो बोस्टन ब्राह्मण एडम्स ब्रदर को कहा जाता है। ये तीसरा वजह था कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ खुलने लगा, मिडिल क्लास लोग आने लगे, बनने लगे, और इस तरह से ये वजह बना अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। अमेरिका ऑल्सो मेड एक्सपेरिमेंट फॉर ए फेडरल गवर्नमेंट वे बैक इन 1664 इन अल्बामा कॉन्फ्रेंस। तो जो चौथा रीजन था वो था अल्बामा कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका फेडरल गवर्नमेंट की तरफ रुख करने लगा। साथ ही में उस समय के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे जॉन लॉक है। इनके बारे में आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़े होंगे। तो इनका जो आइडियाज़ था वो उस समय अमेरिका में घुसने लगा था। और इनका जो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट था, ये थ्योरी अमेरिकन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो जो अमेरिकन्स थे वो इंग्लैंड से आए हुए बहुत ही मैच्योर्ड थे, मिडिल क्लास से होना पड़ा था। तो ये क्वाइट नेचुरल था कि एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ये लोग रिवॉल्ट करें और आगे जा कर के डेमोक्रेसी का चैम्पियन बने। और साथ ही में एक रीजन इंग्लैंड का जो ट्रेड पॉलिसी था, जिसको हम लोग मर्केंटलिज्म कहते हैं, ये भी एक वजह था कि किस तरह से रिवॉल्यूशन हुआ अमेरिका में। सबसे पहले तो हम जानते हैं मर्केंटलिज्म क्या होता है। मर्केंटलिज्म मतलब ऐसा प्रिंसिपल फॉर विच कॉलोनीज एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ मदर कंट्री, बैलेंस ऑफ ट्रेड, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड। मतलब कि जो कॉलोनीज है वो सिर्फ मदर कंट्री के सेक के लिए, उसके फ़ायदे के लिए ही बना है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका का पूरा उपयोग कर रहे थे ये लोग इंग्लैंड के फ़ायदे के लिए। तो ये लोग जितने भी 13 कॉलोनीज थे अमेरिका के, ये सबको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और ये डिफरेंट तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो हाउ द एक्सप्लॉइटेशन टेक्स प्लेस, तो ये भी रीज़न है
तो इसमें पहला पार्ट था कि एक एक्ट पास किया गया इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, जिसको नेविगेशन एक्ट कहते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि जितने भी कॉलोनीज है उनके बीच में ट्रेड सिर्फ इंग्लैंड के शिप में ही होगा। मतलब कि कोई भी कॉलोनीज अपना शिप में ट्रेड नहीं करेगा, वो जो ट्रेड करेगा वो इंग्लैंड के शिप में होगा। सेकंड, आयरन एक्ट 1750। ये एक्ट क्या बोलता है? ये एक्ट बोलता है कि कॉलोनीज में आयरन और स्टील का प्रोसेसिंग होगा ही नहीं। तो देखने किस तरह से इंग्लैंड एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कॉलोनीज को। और थर्ड वजह है मोलेसेस एक्ट 1763। मोलेसेस एक्ट क्या बोलता है? मोलेसेस एक्ट बोलता है कि अगर कोई भी कॉलोनीज, कोई किसी भी फ्रेंच कॉलोनीज, अमेरिका के लिए बेसिकली ये था कि कोई भी फ्रेंच वेस्ट इंडीज कॉलोनी से अगर मोलेसेज इंपोर्ट करेगा तो 6 पेंस लगेंगे 1 गैलन के लिए। मतलब 1 गैलन मोलेसेस अगर आप इंपोर्ट करेंगे फ्रेंच कॉलोनी से तो आपको 6 पेंस लगेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा था उस समय। और अमेरिका रम का, वाइन का मैन्युफैक्चर उस समय करता था, जिसके लिए मोलेसेस का यूज होता था। मोलेसेस का यूज से ही ये सब बनता है। तो उससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा झटका लगा। तो ये 3 तरह था। पहला नेविगेशन एक्ट, जिससे हम कहते हैं कि सिर्फ इंग्लैंड के शिप से होगा। सेकंड, आयरन एक्ट, जिससे कहते हैं कि आयरन और स्टील प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं कॉलोनी में। तीसरा, मोलेसेस एक्ट, जिससे कहते हैं कि 6 पेंस लगेगा 1 गैलन मोलेसेस के लिए अगर वो फ्रेंच कॉलोनी से लेकर। चौथा था ट्रेंगुलर ट्रेड। तो ये ट्रेंगुलर ट्रेड क्या है? इसका मतलब ये रहा अमेरिका, ये रहा इंग्लैंड, और थोड़ा मान लीजिए यहाँ रहा यूरोप। एक्चुअलिटी में यूरोप यहाँ, तो इसको हम लोग को ऐसे बनाना चाहिए। ये इंग्लैंड रहा, ये अमेरिका रहा, और ये यूरोप रहा। तो ये ट्रायंगुलर ट्रेड क्या कहता है? ये कहता है कि अमेरिका या कोई भी कॉलोनी डायरेक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकता है यूरोप से। कोई भी चीज़ यूरोप से अगर इंपोर्ट करना है तो पहले इंग्लैंड के पोर्ट पे आना पड़ेगा और फिर अमेरिका जाना होगा, और एक्सपोर्ट करना है तो पहले इंग्लैंड भेजना होगा फिर यूरोप भेजना होगा, जिसके वजह से फिनेंशियल बर्डन बढ़ गया। तो ये 4 वजह थे जिसके वजह से अमेरिकन्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया, जो कि रिवॉल्यूशन का मेन कॉज थे। व्हाट वेर द अदर फैक्टर्स? तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी चीज़ होता है तो उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। तो अदर फैक्टर्स देख लेते हैं। आफ्टर द 7 years ऑफ वार इन, लोग जानते हैं कि 1756 से लेकर के 1763 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वार हुआ। तो वहाँ पर एपेलेचियन माउंटेन के उस तरफ तो ये जो 1756 से 1763 तक इंग्लैंड फ्रांस के जो वार हुआ था, उसके वजह से इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये नुकसान कवर करने के लिए ये अमेरिका पे बहुत सारे टैक्स
लगा रहे थे, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा। तो ये एक फैक्टर था। दूसरा था ये एपेलेचियन माउंटेन। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ये मान लीजिए अमेरिका, यहाँ पे एपेलेचियन माउंटेन है। तो इसके जो वेस्ट साइड है, मतलब इस साइड पे नेटिव रेड इंडियंस रहते थे। तो जो अमेरिका के लोग थे उनको इस माउंटेन के वेस्ट में जाने से मना किया गया था, जिस वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। क्योंकि अगर ये लोग वेस्ट में जाएंगे तो जो रेड इंडियंस है, वहाँ के नेटिव पीपल्स और ये अमेरिकन्स, इनके बीच में वार हो जाएगा। तीसरा रीज़न क्या था? प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज ग्रैनवेली वेंट ऑन एडिंग डिफरेंट आइटम्स ऑफ ट्रेड अंडर एन्यूमरेटेड लिस्ट ऑफ गुड आइटम, एडिंग मोर बर्डन टू अमेरिका। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो वार था इसकी वजह से इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो जिसकी वजह से लोग टैक्स बढ़ा रहे थे। तो एक लिस्ट होता था, न्यूमरेटेड लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स या गुड्स, इन्हीं गुड्स पर टैक्स लगता था। तो इसमें जो संख्या थी चीज़ों की, वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और एक फैक्टर क्या था? इन 1764 मोलेसेस एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय शुगर एक्ट। इन 1765 स्टैम्प एक्ट वाज पास्ड मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर ऑल लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड विथ द स्टैम्प ऑफ इंग्लैंड। तो ये जो स्टैम्प एक्ट है 1765, ये पास किया गया था। तो ये स्टैम्प एक्ट क्या कहता था कि जितना लीगल डॉक्यूमेंट है उन सब पे इंग्लैंड का स्टैम्प होना ही चाहिए, जिसके वजह से अमेरिकन कॉलोनीज में बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई और वो लोग रिवॉल्ट पे आ गए। पहली बार ऐसा हुआ कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक साथ मिलकर रिवॉल्ट की। तो न्यूयॉर्क में क्या हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था स्टैम्प एक्ट कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क। इस कॉन्फ्रेंस में 13 में से 9 कॉलोनीज पार्टिसिपेट किए। तो जो 3-4 कॉलोनी थे, जैसे जॉर्जिया, मैरीलैंड, न्यू इंग्लैंड, ये सब पार्टिसिपेट नहीं किए, क्योंकि ये लोग अभी भी जो है इंग्लैंड के सपोर्ट में थे। और बहुत सारे अमेरिकन जो थे वो कभी भी आज़ादी चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे कि इंग्लैंड जो है वो अपना एटीट्यूड चेंज कर ले। ये सब जो एक्ट लगा रहा है, ये लोग जो टैक्सेज बढ़ा रहा है, ये सब बस कम कर दी। ये लोग आज़ादी कभी चाहते ही नहीं थे, बहुत सारे लोग, क्योंकि जो अमेरिकन थे वो तो इंग्लैंड से ही आए हुए लोग थे। तो यहाँ पर जो न्यूयॉर्क में हुआ था स्टैम्प एक्ट कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे एक स्लोगन दिया गया। कौन सा स्लोगन दिया गया? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत ही खतरनाक स्लोगन है और ये मैग्ना कार्टा से लिया गया है इंग्लैंड का, कि बिना रिप्रेजेंटेशन के कोई टैक्सेशन नहीं लग सकता। इसका मतलब ये लोग मान लिए कि मुझे पहले रिप्रेजेंटेशन दो तभी हम लोग टैक्स दिए, जिसके वजह से स्टैम्प एक्ट वापस ले लिया गया। और स्टैम्प एक्ट वापस लेते ही पहली जीत हुई अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो ऐसे ही आ गया 1770 का बोस्टन। जब टैक्स बढ़ने लगा तो ये जो बोस्टन जगह पे था, यहाँ पर लोगों ने धरना देने लगा। तो लेकिन ये जो यहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, इस वजह से क्लैश हो गया इंग्लैंड और जो अमेरिकन ने थे उनके बीच, और इसको कहा जाता है बोस्टन मैसेकर।
सारे न्यूज़ में, मीडिया में, पूरा अमेरिका में हल्ला हो गया कि बोस्टन में मैस्केर हो गया, बहुत लोगों को मार दिया गया, अमेरिकन पे जुल्म हुआ है, इंग्लैंड का अत्याचार बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से 1773 में बोस्टन टी पार्टी का निर्माण हुआ और यही इमीडिएट वजह था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। तो इसके साथ में और भी कुछ वजह जो थे, जैसे कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच का जो डिस्टेंस था वो 4000 किलोमीटर था, जिसके वजह से इंग्लैंड का उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट अमेरिका पे नहीं होता था और अमेरिका एक डिफरेंट नेशंस, अमेरिकन को लगता है कि ये हम लोग का डिफरेंट नेशंस है। दूसरी बात, जितने भी अमेरिकन्स थे वो क्या थे, प्रोटेस्टेंट थे। और प्रोटेस्टेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो हैं, ये लोग नए विचारधारा के लोग थे। ये लोग एब्सोल्यूटिज्म का विरोध करते थे। तीसरा रीजन क्या हो गया? तीसरा रीजन था कि 1763 के बाद फ्रांस का कोई फियर नहीं था, नो फियर ऑफ फ्रांस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका मान लीजिए एक ज़मीन है, तो उस ज़मीन पे एक गुंडा कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन तभी उधर से आया एक पैसे वाला इंसान। वो पैसे वाला इंसान आपको उस गुंडे से बचाया और बदले में बोला कि मुझे अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा दे दीजिए। तो उस समय तो आपका माइंड में ये था कि मुझे तो इस गुंडे से बचना है, तो आपने वो जो ज़मीन का हिस्सा है कुछ वो उसे दे दिया। लेकिन जैसे ही गुंडा और उस पैसे वाले इंसान के बीच में लड़ाई ख़त्म हुआ, उसके बाद आप सिक्योर हो गए कि अब गुंडा तो कब्जा करेगा नहीं, तो अब आप इस पैसे वाले इंसान के खिलाफ जा कर के अपना ज़मीन वापस ले लिए। तो यही हुआ यहाँ पे अमेरिकन्स के बीच में। अमेरिकन्स पे फ्रांस कब्जा करना चाहता था, लेकिन कब्जा कर लिया इंग्लैंड। तो जब तक फ्रांस करना चाहता था कब्जा, इंग्लैंड उससे लड़ाई किया और फ्रांस को हरा दिया। तो अब फ्रांस से तो डर है नहीं, तो ये लोग इंग्लैंड के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया। और एक वजह था कि उसमें जो इंग्लैंड के किंग थे, किंग जॉर्ज III, और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, वो लोग हाईली कंजर्वेटिव नेचर के थे। वो लोग का भी कहीं ना कहीं ऐसा जो एटीट्यूड था वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। अब हम लोग देखते हैं कोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन कि ये जो रिवॉल्यूशन है इसका वजह तो हम लोगों ने देख लिया कि बहुत सारे वजह थे, ऐसे हुआ। लेकिन अमेरिका को आज़ादी कैसे मिला? इमीडिएट काउज तो हम लोग देख लिया, बोस्टन में वहाँ पोर्ट था, वहाँ पे कुछ वायलेंट क्लैशेज हो गया, मैस्केर हो गया इंग्लैंड और अमेरिकन लोगों के बीच में, तो वहाँ का बोस्टन टी पार्टी बन गया। अब ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है ये कैसे आगे बढ़ा, इस बारे में पढ़ें। तो इन 1774 फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कॉल्ड फिलाडेल्फिया कांग्रेस वाज हेल्ड। ऑल द कॉलोनीज एक्सेप्ट जॉर्जिया पार्टिसिपेटेड। तो 1774 में फिलाडेल्फिया कांग्रेस का निर्माण हुआ और इस कांग्रेस में जॉर्जिया के अलावा बाकी 12 कॉलोनीज ने पार्टिसिपेट किया था।
उसके बाद राइट्स ऑफ मैन, इसका ड्राफ्ट ये जो कॉलोनी था ये राइट्स ऑफ मैन ड्राफ्ट किया था, लेकिन पार्लियामेंट जो था इंग्लैंड का वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके वजह से पहला जो क्लैश स्टार्ट हुआ वो लेजिक्स्टन, इस जगह पे पहली बार जो है क्लैश हुआ अमेरिकन और इंग्लैंड के बीच में। क्यों? क्योंकि ये लोग जो राइट्स ऑफ मैन बनाए थे ये पार्लियामेंट पास नहीं हुआ। तो इधर से ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहा है कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये रहा अपना मान लीजिए अमेरिका और ये रहा अपना ब्रिटेन। तो इधर से कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया भी आया था, इसका नाम याद रखिए। और अमेरिका के तरफ से है अपने जॉर्ज वाशिंगटन चचा। तो ये जो वाशिंगटन चचा थे इनको अमेरिकन रिवॉल्यूशन का कमांडर बना दिया गया सेकेंड फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में। तो शुरू में क्या हुआ, ये दोनों के बीच में हुआ भयंकर वार। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो इंग्लैंड था उस समय पे बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो शुरू में इंग्लैंड पर रहा था अमेरिका पे भारी। लेकिन उसी समय दस्तक दी इस वार में फ्रांस और स्पेन। दस्तक से कुछ है याद आया, एक बहुत ही बढ़िया शायरी है। किसने दस्तक दी इस दिल पे कौन है, तुम तो अंदर है बाहर कौन है। तो जैसे देखा कि अमेरिका हार रहा है, फ्रांस और स्पेन दोनों आ गए अमेरिका का सपोर्ट करने, और इन दोनों के आने के वजह से अमेरिका वार जीत गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो एक यॉर्क टाउन में हुआ था लड़ाई 1981 में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे लड़ाई हुआ था। तो इन सभी वार में जीतने के बाद पेरिस ट्रीटी हुआ। क्या चीज़ हुआ? पेरिस ट्रीटी हुआ। और इस ट्रीटी में लॉर्ड कॉर्नवालिस सरेंडर किया और अमेरिका को आज़ाद घोषित माना गया। जी हाँ भाइयों बहनों, आपके अपने मकान में, आपके अपने देश में आ गए हैं। तो ये जो अमेरिका है ये जीता तो सही, लेकिन इसका वजह क्या था? व्हाट वेयर द रीजन्स फॉर विक्ट्री ऑफ अमेरिका? रीजन्स फॉर विक्ट्री ऑफ अमेरिका। अमेरिका जीता क्यों? क्या वजह था? पहला कि ये जो अपने फ्रांस और स्पेन था ये एकदम सही समय पे आया और युद्ध का रुख मोड़ दिया। सेकंड, 4000 किलोमीटर डिस्टेंस था अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में। जब तक इंग्लैंड का शिप एमुनेशन पहुंचाता तब तक तो युद्ध हार चुके थे वहाँ के लोग। तीसरा, वहाँ के जो पीपल थे वो बड़े ही हॉस्टाइल टाइप के थे। तो ये जो लड़ रहा था इंग्लैंड, तो ये बहुत ही हॉस्टाइल पीपल आर्मी के खिलाफ लड़ रहा था। और ये पहली बार हुआ था, ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था किसी भी कॉलोनीज के अगेंस्ट। तो ये अमेरिका एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो अब हम लोग देखेंगे कॉन्सिक्वेंस। ये जो अमेरिकन वार हुआ इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या क्या रिजल्ट्स है ये देखिए।
पहला था इंडिपेंडेंट अमेरिका, अमेरिका को आज़ाद घोषित किया गया। अमेरिका बन गया चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी, चैम्पियन ऑफ रेगुलरिज्म, चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट। सेकेंड, अमेरिका became the first federal country of in world, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बार कोई ऐसा देश था जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, सेट ऑफ रूल था जिसके बेसिस पे कंट्री चलेगा। पहली बार ऐसा हुआ था कि फेडरल कंट्री को, इससे पहले जो था जितने कंट्री थे सब यूनिटरी थे, मैन पावर सेंटर के हाथ में होता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि स्टेट के हाथ में पावर आया, डिफरेंट स्टेट के हाथ में पावर थी, और इस तरह बन गया अमेरिका चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड, अमेरिका जो था उसमें बहुत सारे पीपल डिफरेंट जगह से आते थे, रेशियल, कम्युनल, लिंग्विस्टिक, सब तरह के पीपल थे, लेकिन सब मिल कर के अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई किया और जीता। तो यहाँ से अमेरिका जो है एक मॉडल बन गया, रोल मॉडल। अब इसका जो है ग्लोबल इफ़ेक्ट हम लोग देखते हैं कि इसका दुनिया पे क्या असर पड़ा। तो पहला असर पड़ा, इट अफेक्टेड इंग्लैंड। इंग्लैंड लॉस्ट अमेरिका है वेरी रिच कॉलोनी। पहला तो इंग्लैंड पे पड़ा, क्या इंग्लैंड एक बहुत ही रिच कॉलोनी लॉस्ट कर दिया, जिसके वजह से ये अपने बाकी जो कॉलोनी था जैसे कनाडा, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, इन सब में एक लिबरल पॉलिसी अपनाया। दूसरा, इंग्लैंड के जो किंग थे जॉर्ज थर्ड और पीएम था लॉर्ड नॉर्थ, दोनों ने रिजाइन कर दिया। तीसरा, इंग्लैंड में 2 पार्टी सिस्टम बन गया क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन डिवाइड हो गया। तो वहाँ पर लेबर पार्टी बना, न्यू पार्टी बना जो क्या था लेबर पार्टी फॉर्मेशन। और ये फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ? एडमंड बार्क, जो कि बहुत बड़े पार्लियामेंट्री थे। पिट, मुंडे मुंडे बिच हिट ब्रैड पिट, मुंडे हुक्का के sympathized with Americans. American Revolution inspired Ireland to fight with England for autonomy. आयरलैंड को इंस्पायर किया कि जिस तरह से हम लोग लड़के इंग्लैंड से आज़ाद हुए तुम लोग भी आज़ाद हो सकते हो। और पांचवा, इंग्लैंड अपना लॉस को कंपनसेट करने के लिए इंडिया पे बहुत ज़्यादा, तो इंडिया का भी इसका इफ़ेक्ट हुआ अमेरिकन वॉर रेवोल्यूशन का, कि जो इंग्लैंड था वो इंडिया पे वो ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लगा अपने रॉ मटेरियल के लिए, मार्केट के लिए, और बहुत ही सख्ती कर दिया कि जैसे अमेरिका पे डर था उसको कि जैसे अमेरिका को लूज किए कहीं इंडिया को भी लूज नहीं कर दिया। फिर इसी तरह फ्रांस पे भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ा था क्योंकि फ्रांस पहले से ही फिनेंशियली वीक था और इस वार में पार्टिसिपेट करके वो अपने लिए एक बर्डन क्रिएट कर चुका था। और हम लोगों ने देखा है कि आगे जाके 1789 में फ्रांस रिवॉल्यूशन होता है कि उसका वजह एक ये भी बन जाता है कि जो फ्रांस का था उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था।
लेकिन ये जो फ्रांस का जो आर्मी था, उनको ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट और ये जो लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट था, फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट था, ये बड़ा अच्छा लगा था, इसीलिए उन्होंने ये पार्ट लिया था। और वहाँ जो फ्रांस के कमांडर थे लाफायेटे, इन्होंने ही टेनिस कोर्ट जोत लिया था 1789 में, जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था। और जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है जो कि अमेरिका में हुआ, ये फ्रांस रिवॉल्यूशन में भी हम लोगों को देखने को मिला। और नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसका भी बहुत अच्छा खासा इंस्पायरेशन हुआ। और साथ ही में लैटिन अमेरिका में जो कॉलोनीज थे पोर्तुगल और स्पेन के, इनको भी इंस्पायर किया अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने। और इस तरह अमेरिका बन गया बिग ब्रदर ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे हमारा अमेरिकन रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने तो अपना जान झोंक दिया इसमें। धन्यवाद।